हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि कोई भी ग्लास स्लेब होती है तो उस ग्लास स्लेब को या कोई भी और पैरेलल स्लेब होती हैं कई सारी, तो उन पैरेलल स्लेब से जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो किस तरीके से हम लेटरल शिफ्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब उसी लेटरल शिफ्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल जो हैं या सोल्ड एग्जांपल जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट सोल्ड एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक पैरेलल स्लेब जो है ग्लास स्लेब अपने को गिवन है। इस पैरेलल ग्लास स्लेब के बारे में वो बोल रहा है कि इस पर एक लाइट रे इंसिडेंस हो रही है, वो भी नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का इंसिडेंस एंगल बनाते हुए, 60 डिग्री का इंसिडेंस एंगल बनाते हुए। तो ये वाला जो मीडियम है वो है अपने पास रेयरर मीडियम, और ग्लास स्लेब की बात कर रहा हूँ, ग्लास है ये, तो ग्लास अगर है तो ग्लास कैसा मीडियम हो जाएगा अपने पास, डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो ये डेंसर मीडियम, तो लाइट रे जब रेयरर टू डेंसर मीडियम की तरफ मूव करती है तो रेयरर से डेंसर की तरफ मूव करेगी तो वो किधर जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मैं बात करूँगा कि वो टूवर्ड्स द नॉर्मल मोशन करेगी। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल वो इस तरीके से इधर आ जाती है। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आपके पास, या फिर मैं ये आर की बात करूं, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पर, इसकी अगर हम बात करें तो इसको आर से डिनोट कर लेते हैं। और आर की वैल्यू आपको दे रखी है 45 डिग्री। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है आपको पूछ रहा है लेटरल शिफ्ट की वैल्यू। तो यहाँ से मैं अगर फिर से नॉर्मल यहाँ पर बना देता हूँ, तो नॉर्मल यहाँ पर बनाऊँगा तो अब देखो डेंसर टू कौन से मीडियम के अंदर मोशन कर रही है, ये रेयरर मीडियम के अंदर, रेयरर मीडियम के अंदर मोशन कर रही है। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, यहाँ पर कोई एंगल बन गया। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर लेटरल शिफ्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, लेटरल शिफ्ट की वैल्यू। लेटरल शिफ्ट जो है वो होता क्या है, लेटरल शिफ्ट जो है वो इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और इस डिस्टेंस को हम d से डिनोट करते हैं, d की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और उससे पहले अपने को जो ये थिकनेस है इस ग्लास स्लेब की वो दे रखी है 10 cm। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला अपने पास क्या है, सारी चीज़ें दे रखी है। 60 डिग्री जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया r अपने पास। और ग्लास के लिए अगर हम बात करें इसकी t की यानी विड्थ की, तो विड्थ कितनी है, 10 cm है। तो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है अपने पास, d = t sin I - r अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास, कोस r आ जाएगा। तो वैल्यू रखो, देखो d की के अंदर अगर मैं वैल्यू रखूँगा तो स्मॉल d = t क्या है, विड्थ है, विड्थ कितनी है 10 cm को अगर हम d की वैल्यू, लेटरल शिफ्ट की वैल्यू cm में ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो cm को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। और अगर मीटर के अंदर हम चाहते हैं लेटरल शिफ्ट की वैल्यू तो cm को मीटर में कन्वर्ट करके हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो हम cm के अंदर ही वैल्यू देख लेते हैं, लेटरल शिफ्ट की कितनी आ जाएगी, 10 sin I यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री, माइनस r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 45 डिग्री,
अपॉन में कितना बन जाएगा, अपने पास क्या आता है कोस आर, आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू है 45 डिग्री। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू आ गया 10 साइन 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री, अपॉन में कोस 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2। क्या आंसर बन जाएगा अपना, डी इज इक्वल टू √2 जो है वो किधर चला जाएगा ऊपर, 10√2 साइन 15 डिग्री, और ये वैल्यू किस में आएगी अपने पास, सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम लेटरल शिफ्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डायग्राम में हमारे पास आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन हो तो चलिए अब इसी के अंदर एक केस और होता है कि कई सारी पैरेलल स्लेब होती हैं, तो उन सारी पैरेलल स्लेब के लिए हम एक रिलेशन जो है वो लिखते हैं। नोट डाउन कीजिए इसे। अगर अपने पास बहुत सारी पैरेलल स्लेब हों तो उनके लिए क्या कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एक नोट लगाकर लिखेंगे इस चीज़ को, और ध्यान में रखेंगे हमेशा कि अपने पास कई सारी पैरेलल स्लेब्स हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये अपने पास पैरेलल स्लेब है, ठीक है। अब इन पैरेलल स्लेब के लिए अगर अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस उसकी वैल्यू अपने पास गिवन है, तो देखिए मैं यहाँ से एक नॉर्मल इंसिडेंस रे ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल इंसिडेंस रे है, ये जो नॉर्मल इंसिडेंस रे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये कई सारे ये जो पैरेलल स्लेब हैं इनसे रिफ्रैक्ट हो रही है। मुझे नहीं पता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है इन सब का, इसी के लिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ इन सब को, ठीक है। किसी भी तरीके से ये अवे फ्रॉम नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल मोशन कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने ये कई सारी स्लेब्स के अंदर ये रिफ्रैक्टिव रे जो है वो डिनोट कर दी है। अब इन सब मीडियम के लिए अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट करना चाहूँ तो मैं इसके लिए n1 बोल देता हूँ, ये n2, ये n3, ये n4, ये n5, ये n6 और ये वापस से क्या आ गया आपके पास n1 आ गया। कई सारे हैं और लास्ट में जाकर या n1 के हम लोग नहीं बोलें तो जैसे बहुत सारी आगे की ओर चलती जा रही है, n7, n8, n9, जो बहुत सारी जो पैरेलल स्लेब हैं वो चलती जा रही हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की हम बात करें तो ये वाला एंगल जो है इसे मैं डिनोट कर लेता हूँ I1। ये जो सबसे ऊपर वाला एंगल है ये कितना है अपने पास I1। ये वाला जो एंगल है ये है अपने पास I2। ये वाला एंगल I2 होगा तो ये वाला जो एंगल है वो भी कितना बन जाएगा, I2 बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें ये वाला एंगल है I3, तो ये वाला जो यहाँ पर एंगल है वो कितना हो जाएगा, I3 हो जाएगा। फिर मैंने नॉर्मल नीचे की ओर बना दिया, ये वाला एंगल I3 हो गया, ये वाला एंगल I4, तो यहाँ पर नॉर्मल बनाऊंगा तो ये वाला एंगल बन जाएगा I4। फिर हमने ऐसे आगे ले लिया ये वाला एंगल I5, तो यहाँ वाला ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, I5। फिर ये वाला इंसिडेंस एंगल है अपने पास I6, तो ये वाला जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, I6। ऐसे ही आगे की ओर चलता जाएगा, ये वाला एंगल हो गया I7। अब देखिए ये कंडीशन अपने पास गिवन हो कि कोई लाइट रे I1 एंगल पर इंसिडेंस हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1,
उससे वो N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली पैरेलल स्लेब में जा रही है, फिर N3 में, फिर N4, फिर N5, N6, ऐसे कई सारी पैरेलल स्लेब अपने पास है चल रही हो। तो इन सब पैरेलल स्लेब के लिए हम लोग ध्यान में रखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी फर्स्ट की अगर हम बात करें तो मैं लिखूंगा N1 और इंसिडेंस एंगल का साइन यानी साइन I1, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी यही मल्टीप्लाई दूसरी स्लेब के लिए भी अप्लाई होगा, यानी N1 साइन I1 इज इक्वल टू N2 साइन I2 इज इक्वल टू N3 साइन I3, ऐसे ही चलता जाएगा आगे की ओर। N4 साइन I4 इज इक्वल टू N5 साइन I5, यही प्रोसेस जो है वो आगे की ओर चलता जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो हमें ध्यान में रखनी है, MTR करके रखनी है कि अगर पैरेलल स्लेब हो बहुत सारी और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो तो सब के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी उस तरीके से हम इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हमने जो बात की थी ये बात हो रही थी लेटरल शिफ्ट के अंदर, ठीक है। अब लेटरल शिफ्ट क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट ना करें, ठीक है, तो कौन सी डिस्टेंस होगी जिसे हम बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। दूसरी जो शिफ्ट होती है इसे बोला जाता है नॉर्मल शिफ्ट। एक तो लेटरल तो क्या होती है हमने डिस्कस कर ली। लेटरल क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। फिर आता है नॉर्मल स्लेब। तो नॉर्मल स्लेब जो है वो क्या होती है? नॉर्मल शिफ्ट जो है वो क्या होती है कि अपने पास एक कोई ग्लास स्लेब है, एक कोई ग्लास स्लेब है। अब इस पर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बीम इंसिडेंस हो रही है। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बीम जो है वो इंसिडेंट हो रही है। अब इसके लिए अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात करूं, ये ग्लास स्लेब है यानी इसके सेंटर से पास आउट होने वाली एक एक्सिस है, जिसके लिए अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात करूं, ये ग्लास स्लेब है यानी इसके सेंटर से पास आउट होने वाली एक एक्सिस है जिसे हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है, ओ से डिनोट कर देते हैं हम इसे। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ से देख रहे हैं, तो इस तरफ से देखने पर देखो किस तरीके से अपने पास डायग्राम जो है वो सामने आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या उसकी इमेज बनाने के लिए 2 लाइट रे जो हैं वो ज़रूरी होती हैं मिनिमम। तो मैं यहाँ से 2 लाइट रे जो है वो इस तरीके से ले लेता हूँ। ये लाइट रे हमने यहाँ पर ले ली। अब देखो ये ग्लास स्लेब है, तो ग्लास जो है वो तो कैसा मीडियम हो गया? डेंसर। और यहाँ पर अगर एयर है तो ये कैसा मीडियम हो गया? रेयरर मीडियम हो गया। अब ये लाइट रे रेयरर टू डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रही है, तो रेयरर टू डेंसर मूव करेंगी
रेयरर टू डेंसर मूव करेंगी तो क्या होगा, मैं यहाँ पर अगर एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पर भी एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ कर लूँ, तो रेयरर टू डेंसर मूव करने पर किस तरीके से वो लाइट रे जो है वो आगे की ओर मोशन करेंगी। तो हमें पता है कि लाइट रे जो हैं वो जब रेयरर टू डेंसर मीडियम में मूव करेंगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएंगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएंगे, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई बेंड। अब देखो वापिस से क्या हो गया, डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो हमने यहाँ पर जो है वो एक नॉर्मल वापस से ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल वापस से ड्रॉ करूँगा तो मैं कहूँगा कि जब डेंसर टू रेयरर मीडियम की तरफ मूव कर रही है तो डेंसर टू रेयरर मीडियम में मूव करने पर ये लाइट रे जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मोशन करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जो है वो इस तरीके से ये चलेगी, ठीक है। अब इसी तरीके से इस लाइट रे की बात करें तो ये रेयरर टू डेंसर मूव कर रही थी, रेयरर टू डेंसर मूव करे यानी टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, यहाँ पर मैं अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ तो हम कहेंगे अब लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है, तो डेंसर टू रेयरर मीडियम के अंदर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हमने यहाँ पर इसको बना लिया, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो बोला जाता है फील्ड ऑफ व्यू, यानी फील्ड ऑफ व्यू का मीनिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था, यानी एक ऐसा एरिया जिसके अंदर अपने को वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देगा। अब ये ऑब्जेक्ट जो है क्या वो यहीं पर दिखाई देगा क्या? बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जर्वर तक जो लाइट रे आ रही हैं वो ये कहेगा कि ये जो लाइट रे आ रही हैं इन लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑब्जेक्ट है। अब इन लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट है तो इन लाइट रे को आगे की ओर बढ़ाओ, इन लाइट रे को अगर मैं आगे की ओर बढ़ा देता हूं तो जिस पॉइंट पर मुझे ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आती हैं मैं कहूँगा वहां पर ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट जो नजर आएगा इनको वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा इस वाले पॉइंट पर, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं ओडेस। यानी एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है लेकिन ग्लास की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें थोड़ा सा नज़दीक दिखाई देता है। जैसे कोई ग्लास की स्लेब है और उस ग्लास की स्लेब में से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट चाहे दूर होता है लेकिन वो हमें कुछ नज़दीक दिखाई देता है उस ग्लास स्लेब के अंदर से। तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है इस ऑब्जर्वर को ये नजर आएगा कि ये जो लाइट रे हैं वो ये ही नहीं देखेगा कि रिफ्रैक्शन के बावजूद ये लाइट रे इस तरीके से आ रही है, वो ये देखेगा कि ये जो लाइट रे आ रही है, जो डाइवर्जिंग बीम नज़र आ रहा है, ये डाइवर्जिंग बीम या ये लाइट रे जो हैं वो किस पॉइंट से होकर आ रही हैं? ओडेस पॉइंट से होकर आ रही हैं। तो उसे ओडेस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देता है। अब O से ओडेस पॉइंट के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस होती है, O से ओडेस पॉइंट के बीच की ये वाली डिस्टेंस जो है इसे हम डिनोट कर लेते हैं स्मॉल x से। अगर हम ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोल लेते हैं म्यू, और इसकी जो विड्थ है ग्लास स्लेब की थिकनेस जो है इसे हम डिनोट कर लेते हैं स्मॉल t से। तो जो ये x है यहाँ पर O से ओडेस के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है नॉर्मल शिफ्ट। इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल शिफ्ट बोला जाता है x को। और इस x की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो इस x की जो वैल्यू है वो हम किससे देते हैं? इस x की वैल्यू को हम डिनोट करेंगे या देंगे 1 - 1 अपॉन म्यू इंटू में t। ये जो नॉर्मल शिफ्ट या O
से ओ डैश के बीच की डिस्टेंस है x, इस x की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू में t। और ये आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी ग्लास स्लेब से देखने पर ऑब्जेक्ट रियली जितने डिस्टेंस पर होता है उससे थोड़ी कम डिस्टेंस पर हमें वो दिखाई देता है। कितनी कम डिस्टेंस पर वो दिखाई देगा, वो जो डिस्टेंस में डिफरेंस है x, इसको बोला जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। तो ऑब्जेक्ट की रियल इमेज या रियल ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात कर लूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम क्या बोल सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि वास्तव के अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम क्या बोल सकते हैं, एपेरेंट, क्योंकि ये हमें नजर आ रहा है। तो एपेरेंट इसे हम क्या बोल सकते हैं, एपेरेंट, क्योंकि ये हमें नजर आ रहा है। तो एपेरेंट ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट, इन दोनों के पोजीशन में जितना डिफरेंस है इसको बोला जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। नोट डाउन कीजिए। तो ये कई छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे लेटरल शिफ्ट हो गया, नॉर्मल शिफ्ट हो गया। लेटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट के अंदर ध्यान में रखने वाली क्या बात है, लेटरल शिफ्ट जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, और नॉर्मल शिफ्ट जो है वो डिस्टेंस होती है रियल ऑब्जेक्ट और एपरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट होता है अपने पास एक छोटा सा पॉइंट, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ, ये ऑप्टिकल पाथ जो है वो क्या होता है, तो ऑप्टिकल पाथ क्या होगा अपने पास कि होता है, इट इज defined as distance, it is defined as distance traveled by light, traveled by light in vacuum, in vacuum in the same time, vacuum in the same time in which it travels a given path, length in vacuum, यानी ऑप्टिकल पाथ जो है वो रियलिटी के अंदर एक डिस्टेंस होती है, एक डिस्टेंस होती है। जैसे हम डायग्राम से इसी चीज़ को समझें तो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर अपने पास इस तरीके से कोई एक ग्लास स्लेब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है म्यू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है अपने पास है म्यू। अब इसमें से कोई लाइट रे जो है वो पास आउट हो रही है, इसमें से कोई लाइट रे जो है वो पास आउट हो रही है या गुजर रही है। तो लाइट रे जब इसमें से पास आउट हो रही है तो हम कहेंगे कि
अगर हम टाइम टेकन की बात करें कि कितना टाइम लगेगा इस लाइट रे को इस मीडियम को या इस ग्लास स्लेब को पार करने के अंदर, वो टाइम की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय लाइट रे to cross the slab of refractive index mu is। अगर हमें टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो टाइम जो है वो क्या होता है, टाइम होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन में उसकी स्पीड। डिस्टेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो डिस्टेंस है अपने पास ये, अगर इसकी बात करता तो हम थिकनेस ले लेते, इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए म्यू है अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो x, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो, x हो, तो मैं कहूँगा कि म्यू इंटू एक्स जो है वो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। कितना पाथ वो कवर करेगा, वो पाथ कवर जो है वो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू में x। अब बोले ये और ये सेम क्यों नहीं होती, सेम नहीं होती क्योंकि जब लाइट रे यहाँ से इंटर करेगी इस स्लेब के अंदर तो उसका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन की वजह से वो थोड़ा सा इस वाले से, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन है, इस वाले से थोड़ा क्या हो जाएगी डिफरेंस। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि जैसे लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो गया और वो लाइट रे चली गई ऊपर की ओर ऐसे, तो ये ऊपर वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों सेम नहीं होंगी, और दोनों सेम नहीं होंगी तो हम बोलेंगे कि ये जो लेंथ है, जितनी लाइट रे इसके अंदर ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, वो जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में x अपॉन में स्पीड कितनी, तो लाइट रे की जो स्पीड है वो कितनी होती है c। वैक्यूम के अंदर अगर हम वैक्यूम के कंपैरिजन की बात करें तो वैक्यूम के अंदर कितनी होती है, c होती है, तो t इज इक्वल टू कितना टाइम लगेगा उसे पास आउट होने में, t इज इक्वल टू होता है म्यू x अपॉन में c। यहाँ पर x जो है इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल पाथ। ये जो x है हमारे पास इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल पाथ, और जो अपने पास म्यू इंटू एक्स है, म्यू इंटू में x है, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ। तो म्यू x जो है इसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल पाथ, और केवल जो x है अपने पास इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल पाथ। और ऑप्टिकल पाथ या ज्योमेट्रिकल पाथ किसी की भी वैल्यू अगर अपने को कैलकुलेट करनी है तो अगर ऑप्टिकल पाथ चाहिए तो म्यू इंटू में x, म्यू इंटू में ज्योमेट्रिकल पाथ। तो मैं अगर रिलेशन यहाँ पर लिखना चाहूँ ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ के अंदर तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में ज्योमेट्रिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में ज्योमेट्रिकल पाथ। ये अपने पास ऑप्टिकल पाथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्योमेट्रिकल पाथ के अंदर इनटू में ज्योमेट्रिकल पाथ। ये अपने पास ऑप्टिकल पाथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्योमेट्रिकल पाथ के अंदर रिलेशन आ गया, जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम रियल और एपरेंट डेप्थ की बात करेंगे। थैंक यू।